हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह उठकर जल्दी जो है इस प्रकार से आप वीडियो देख रहे हैं तो आपकी मेहनत उसमें सामने नज़र आ रही है। ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इसका रंग जरूर मिल लाएगा एक दिन, ये आपकी मेहनत जो है इसका फल ज़रूर मिलेगा और ये रंग लाएगी, अवश्य लाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसी के साथ जो है आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला आपके सामने क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित किया जाने वाला मालाबार अभ्यास किसका संयुक्त अभ्यास है? जो मालाबार एक्सरसाइज है वो किसके बीच में हो रही है? मालाबार अभ्यास जो है वो किस किस के बीच में हो रहा है, ये बात पूछ रहा है। तो देखिएगा, मालाबार कहाँ है? जो केरल का तट है उसको मालाबार बोलते हैं, ठीक है, मालाबार तट बोलते हैं। तो उसी के नाम से मालाबार अभ्यास शुरू कर रखा है। ये जो है इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में होती है। और मालाबार नाम है, तट है, तो एक चीज देख लो आप लोग कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं, बल्कि ये क्या है, ये एक तरह से जो है नौसेना की जो नेवल एक्सरसाइज है ये, ठीक है ना। ये जो है नेवल एक्सरसाइज है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इंडियन और पैसिफिक ओशियन में अल्टरनेटिवली होती है ये। और इसकी शुरुआत जो है हुई थी, कब हुई थी? उसकी शुरुआत हो गई थी 1992 में। 1992 में मालाबार एक्सरसाइज जो है भारत और यूएसए के बीच, इंडिया और यूएसए ने शुरुआत कर दी थी इसकी। इसके बाद जो है 2015 के अंदर इसके साथ हमारे साथ इंक्लूड हो गए थे जापान। तो उसके बाद जो है ये जापान, इंडिया और यूएसए की ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है ये। मालाबार एक्सरसाइज 1992 में भारत और यूएसए के बीच में जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास था एक तरह से, जिसमें कि दोनों सेनाएं आपस में मिलकर जो है अपनी टेक्निकलिटी साझा करती है, जिससे कि इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए इंडिया और यूएसए ने 1992, 2015 में जापान इंक्लूड हो गया। अभी फिर से चर्चा में है क्योंकि 2022 में ऑस्ट्रेलिया इंक्लूड हो रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया ने कई बार जो है बोला कि हमें इंक्लूड करो इसके अंदर, बट इंडिया जो है इसको इंक्लूड नहीं कर रहा था। ऐसा क्यों नहीं इंक्लूड कर रहा था? दिक्कत ये थी कि एक अलायंस है, एक अलग से अलायंस है, उसके बारे में भी क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। एक अलायंस है क्वाड करके, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी अलायंस है, एक इनफॉर्मल सिक्योरिटी अलायंस है, एक क्वाड बोलते हैं इसको शॉर्ट में। और ये जो है इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल जो है इसको क्वाड बोला जाता है शॉर्ट में। इसके अंदर आपका जापान है, यूएसए है, देन ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। ये चारों देश है इसके अंदर, ठीक है। ये चार देशों का क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी अलायंस जो है क्वाड नाम से बना रखा है इन लोगों ने। ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, कितने देश है इसके अंदर, कौन कौन है, इस प्रकार से क्वाड्रिलेटरल आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्लियर है। तो ये भारत ने ऑस्ट्रेलिया को इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा था क्योंकि चाइना फिर सोचता कि ये क्वाड कंट्री जो है यही क्वाड अलायंस बना के, मिलिट्री अलायंस बना के और मेरे खिलाफ कुछ कर रहे होंगे, इसलिए भारत जो इस चीज़ को अवॉइड कर रहा था। लेकिन अभी पीछे चाइना जो है गलवान वैली में इस प्रकार से कर रहा था, तो इस तरह की चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है उसको भी शामिल कर लिया। तो ये आपको आइडिया रखना है, क्वाड के अंदर ये चार देश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ आपको। जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जो है ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी अलायंस के चार सदस्य है, ठीक है। इसके अलावा इसका आंसर देना था हम लोगों को, तो अब इजीली आप आंसर दे सकते हैं। क्या आंसर होगा इसका, बताइएगा। कौन है मालाबार अभ्यास, किसका संयुक्त अभ्यास है? तो भारत और अमेरिका का, इंडिया और यूएसए का है। इंडिया और चीन का नहीं है, इंडिया और बांग्लादेश का नहीं है। लेकिन यहाँ पर दो चार इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको बता जरूर देता हूँ। जैसे कि इंडिया और चाइना पूछा है, इंडिया और चाइना का कौन सा है? इंडिया और चाइना का संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है उसका नाम है हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड। ये जो है इंडिया और चाइना के बीच में कौन सा होता है? हैंड इन हैंड। इंडिया और बांग्लादेश, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसका क्या नाम है? संप्रीति 9। संप्रीति 9 जो है, ये लास्ट वर्जन जो हुआ है अभी, वो है संप्रीति 9 जो है भारत और बांग्लादेश के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर एक दो और डिस्कस करूँ मैं आप लोगों के साथ, थोड़ी सी जगह इधर से अपन मांग लेते हैं उधार इससे, ठीक है। कौन कौन से है? एक है अजया वेरियर करके, अजया वेरियर। ये है आपका इंडिया और यूके, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच है ये। इसके अलावा सूर्य किरण है एक, सूर्य किरण किसके बीच है? सूर्य किरण इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। इंडिया एंड नेपाल जो है वो सूर्य किरण है, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी कोई है? बिल्कुल है, और भी है। और कौन कौन से है? एक नोमैडिक एलिफेंट करके है, एक क्या है? नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट जो है ये किसके बीच में है? ये है इंडिया एंड मंगोलिया, इंडिया एंड मंगोलिया जो है नोमैडिक एलिफेंट जो है इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
इसके अलावा अगर बात करें तो भारत और जापान के बीच में एक हो रही है, उसका नाम है सहयोग काइजन। सहयोग काइजिन। सहयोग काइजिन जो है ये किसके बीच में है? इंडिया एंड जापान के बीच में हो रही है सहयोग काइजिन। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, इंडिया एंड जापान के बीच में कौन सी है? सहयोग काइजिन। तो ये कुछ एक है जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक मैत्री करके भी है। ठीक है, एक मैत्री करके भी है। मैत्री करके जो है वो किसके साथ है? मैत्री करके जो है वो है थाईलैंड के साथ, इंडिया एंड थाईलैंड है। मैत्री करके जो है वो इंडिया और थाईलैंड के बीच की है मैत्री, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा हैंड इन हैंड इंडिया और चाइना की होगी संप्रीति 9 जो है वो आपकी किसके बीच होगी? भारत और बांग्लादेश के बीच होगी। इसके अलावा और भी कोई और अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया के साथ एक पिच ब्लैक नाम से भी है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किसके नाम से है? पिच ब्लैक। पिच ब्लैक नाम से है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की। इसके अलावा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो है एक है ओसी इंडेक्स। ओ से ऑस्ट्रेलिया बन गया, IND से इंडिया बन गया और EX से बन गया एक्सरसाइज। तो ओसी इंडेक्स जो है वो किसके बीच में है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो ये कुछ एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है ये न्यूज़ में भी रहते हैं और कई बार पूछे भी जाते हैं ये एग्जाम के अंदर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी हम लोग और भी डिस्कस करते रहेंगे इनके बारे में, जब भी आगे क्वेश्चन आते रहेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट भी देख लेंगे। अभी एक बार के लिए आपको इतने तो ध्यान रखने हैं एटलीस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? भारत और अमेरिका के बीच में मालाबार, लेकिन जापान भी इसके अंदर शामिल है। ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है 2015 के बाद, लेकिन ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने आंसर दिया है। लेकिन पूरी बात क्या है वो अभी आप अच्छे से जानते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है वो भी आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? किसको दिया गया है हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020? ऋषि कपूर, इरफान खान, केजेंग डी थोंगडोक और इनमें से कोई नहीं। ये नाम ही अजीब लग रहा है तो हम लोग सोचेंगे इसको तो क्या दिया होगा, बट इसका सही आंसर यही है, सी। केजेंग डी थोंगडोक जो है इन्हीं को मिला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है 1969 से दिया जाता है। 1969 में शुरू किया गया था इस अवार्ड को। सॉरी, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है यहाँ से मिलाना इसको, ये गलत, इधर से नहीं, ये 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार शुरू किया था हम लोगों ने। और पहला जो है देविका रानी को मिला था। उसके बाद से प्रतिवर्ष दिया जाता है, 10 लाख रुपए केस दिया जाता है इसके अंदर। इसके अलावा जो है स्वर्ण कमल का पदक दिया जाता है, एक स्वर्ण कमल पदक दिया जाता है। इसके अलावा एक शॉल उड़ाई जाती है, ठंडी ना लगे इसके लिए। ठीक है, एक रिस्पेक्ट के लिए मतलब। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप चीज़ों को। तो 1969 में जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। क्लियर है ये चीज़? इसके बाद अगर बात करें हम लोग, प्रतिवर्ष दिया जाता है और इंडिया भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। क्या है? भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो अभी मिला है केजेंग डी थोंगडोक को, ये किसके लिए मिला है? ये मिला है ची लुपो। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसके लिए बना है, डॉक्यूमेंट्री बनाई थी ची लुपो नाम से। ची लुपो डॉक्यूमेंट्री जो है उसके लिए मिला है। और ची लुपो का अर्थ क्या होता है? देखिएगा, ची माने होता है हनी, ची या सी बोल सकते हो इसको। इसका होता है हनी यानी शहद, और लुपो का मतलब होता है हंटिंग यानी शिकारी। तो हनी हंटिंग या शहद शिकारी, शहद की शिकार करने वाला, तो उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। वहाँ की ट्राइब है उसके द्वारा जो ऐसा किया जाता है, तो इसलिए जो है इसको, इस डॉक्यूमेंट्री को ची लुपो जो है इसको मिला है हनी हंटिंग। इसका पूरा मैंने बता दिया आपको क्या कहानी है। तो केजेंग डी थोंगडोक जो है इनको इस बार दिया गया है 2020 का। अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं ये। कौन सा राज्य है इनका? स्टेट पूछे तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, स्टेट अगर कोई बात करे आपसे कि भाई साहब बताओ मुझे राज्य कौन सा है इनका, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं ये। क्लियर है? तो ये तमाम चीज़ें जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। क्लियर? इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की बात आ रही है तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 टाइगर रिजर्व बताइए जल्दी से। बताया था मैंने लास्ट क्लास में भी आपको, कौन कौन से हैं? पक्के टाइगर रिजर्व और नामदफा। ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं हर हाल में, ये भूलने नहीं है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? देखिएगा, ई लोक अदालत, ई हटा दो, लोक अदालत क्या है पहले वो समझो, वो तो आइडिया होना चाहिए। ई तो बाद में हम लोग लगा लेंगे, दिक्कत नहीं है, लेकिन लोक अदालत क्या है? देखिए, हमारी कोर्ट्स के अंदर बहुत सारे केसेस पेंडिंग रहते हैं। इसके लिए एक अदालत का सिस्टम जो है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट आया था 1987 के अंदर। कौन सा? लीगल सर्विसेज
अथॉरिटी एक्ट, कब? 1987 के अंदर, यानी 1987 के अंदर। इसके तहत जो है अदालत, लोक अदालत का बात किया गया पहली बार से। तो लोक अदालत जो है उसमें क्या होगा, एक तरह से चीज़ें तो पुराने टाइम से चल रही है, एक तरह से पंचायत जो कर रही है वही काम है, जिससे पंचायत बैठाते हैं लोग, उसमें होता है वही लोक अदालत है। तो उसमें क्या रहता है, एक्चुअल में जो लोक अदालत होगी वहाँ पर दो पार्टी आपस में इस चीज़ के लिए पहले राजी होगी कि हाँ हम लोग लोक अदालत में जा रहे हैं। मान लीजिए किसी का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, किसी का हाई कोर्ट में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, तो दोनों पार्टी आपस में सहमत होनी चाहिए इस चीज़ के लिए कि हम दोनों जाने के लिए तैयार हैं। और जो लोक अदालत है वो भी एक टेम्परेरी है, एक परमानेंट है। अगर परमानेंट लोक अदालत है तो अगर वहाँ पर आप जाते हैं तो उसका फैसला जो होगा वो मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं हम, और वहाँ पर ऑलमोस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करवाए जाते हैं हम, यानी किसी का कोई मैटर है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करवाया जाता है। ये चीज़ होती है, मतलब सुलझा देना है उस चीज़ को, तो ये करवाया जाता है, एक तरह से राजीनामा करवाया जाता है दोनों पार्टीज़ को भी, ऐसे ऐसे मामला, ये सिस्टम है, ठीक है, बात खत्म, ठीक है, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो। और ये ना किसी लॉयर की ज़रूरत है इसके अंदर, वकील की आवश्यकता नहीं है, ना कुछ पैसा देने की आवश्यकता है, नो एक्सपेंस, फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा का पूरा। ये चीज़ें जो है इसके अंदर ध्यान रखना है आपको। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये ई लोक अदालत हो गया। तो ई का क्या अर्थ है? ई लग गया तो मीन इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कुछ ना कुछ आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा, व्हाट्सएप होगा, किसी ऐसे जरिए से जब हम लोग कोई कार्य करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो यूज कर रहे हैं हम लोग, तो वो ई लगा दिया हम लोगों ने। तो ई लोक अदालत शुरू करने वाला पहला राज्य जो है वो कौन सा है, ये पूछा इसने क्वेश्चन के अंदर। मैंने बैकग्राउंड बताया आपको लोक अदालत का, अब पूछ रहा है कि पहला राज्य कौन सा ई लोक अदालत को, तो ये है आपका छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? एक क्वेश्चन मैं बार बार बताता भी हूँ जब हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे होते हैं, कि एक ऐसा राज्य जिसका जन्मदिन हरियाणा के साथ आता है, हरियाणा राज्य के साथ आता है, इन दोनों का जन्मदिन कॉमन है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था, और ये बना था भाई साहब 1 नवंबर 2000 को। कब बना है ये? वो 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई है। किससे अलग होकर बना था छत्तीसगढ़? मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना हुआ है, ठीक है, मध्य प्रदेश से अलग होकर बना हुआ है छत्तीसगढ़, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में अगर बात करें हम लोग विधानसभा सीट्स की, तो छत्तीसगढ़ के अंदर विधानसभा की सीट कितनी है? 90 विधानसभा सीट्स है छत्तीसगढ़ के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो लोकसभा की जो है वो 11 सीटें हैं, और राज्यसभा की जो है 5 सीटें हैं छत्तीसगढ़ से। लोकसभा की कितनी है? 11 है, और राज्यसभा की 5 सीटें हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अलग होकर जो है भारत से, इसे मध्य प्रदेश से अलग होकर राज्य बना था। और कौन सा राज्य बना था ये? तो ये 26वां राज्य बना था, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, विधानसभा में 90 सीटें, लोकसभा 11, राज्यसभा 5। देन छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है? रायपुर, राजधानी है। और क्या है छत्तीसगढ़ के अंदर? अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है छत्तीसगढ़ के? वर्तमान में राज्यपाल की अगर बात करें तो कौन है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल? है अनुसुईया उइके, ये है गवर्नर। अनुसुईया उइके जो है वहां पर राज्यपाल है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है अनुसुईया उइके, ध्यान रखना है। इसके अलावा सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर की बात करें तो भूपेश बघेल। भूपेश बघेल जो है वो वर्तमान में मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अनुसुईया उइके जो है वो वहाँ पर राज्यपाल है, क्लियर है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अंदर एक बात आपको और ध्यान रखनी चाहिए, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई, बोकारो, इनके नाम सुने होंगे आप लोगों ने। दुर्गापुर स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला वाला, ये 4 जो है 5 बड़े स्टील प्लांट है इंडिया के अंदर। इसके अलावा टाटा स्टील वाला है, 5 बड़े स्टील प्लांट है इंडिया के अंदर। और ये जब लगे थे उस टाइम भारत के पास पैसे नहीं थे, किसी दूसरे देश के सहयोग से लगे थे। तो कई बार क्वेश्चन आता है किस देश के सहयोग से लगा है और कौन से राज्य में। तो बोकारो वाला आपका झारखंड के अंदर है। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पर है? भिलाई स्टील प्लांट आपका कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। कौन से देश के सहयोग से लगा हुआ है ये? भिलाई जो है लगा हुआ है रूस के सहयोग से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भिलाई जो है रूस के सहयोग से लगा हुआ है और छत्तीसगढ़ के अंदर स्टील प्लांट है, क्लियर है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने और ऐड कर दी और इसका आंसर हो गया है छत्तीसगढ़। ई लोक अदालत, लोक अदालत क्या है वो तमाम चीज़ें भी सीख ली है, ठीक है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व मलाला दिवस कब मनाने की घोषणा की है? विश्व मलाला दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया था। तो मलाला यानी मलाला क्या है? मलाला यूसुफजई नाम सुना होगा आप लोगों ने,
इनका जन्म हुआ था 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ पर पैदा हुए थे ये? 1997 में 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान में पैदा हुए। पख्तूनी है ये, पख्तून रीजन के अंदर। ठीक है, तो ये जो है जो मलाला यूसुफजई जो है, इन्होंने अपनी स्टडी के साथ साथ इतनी समझ ले ली कि वाकई में ही स्टडी जो है यानी एजुकेशन जो है उसमें कितना दम है, कितना कुछ हो सकता है उसके बलबूते पे। ये तमाम चीज़ें जो है मलाला यूसुफजई बहुत छोटी सी उम्र में सीख गई थी और इसी के कारण जो है उन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाई, क्योंकि पाकिस्तान में अंदर और जो जिस एरिया के अंदर ये पैदा हुई थी और रह रही थी वहाँ पर तालिबान शासन था। तो उस टाइम पर 2009 के आसपास तो लड़कियों को मतलब बाहर निकलने पर, लड़कियों के स्कूल जाने पर, लड़कियों के खेलने पर ये तमाम तरह की रोक लगा दी गई, जिसके कारण जो है इसने आवाज़ उठाई कि पढ़ेंगे हम लोग, क्यों नहीं पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे हम लोग, कौन रोकता है वाला, कौन होता है तालिबान। तो फिर जो है काफ़ी चर्चा में हो गई थी, ब्लॉग्स वगैरह लिखने शुरू कर दिए थे इन्होंने। तो इसके बाद जो है इतनी ज़्यादा चर्चा में हो गई तो तालिबान को भी फिर गुस्सा आया कि ऐसे कैसे कोई लड़की ऐसे करेगी, इसको गोली मार दी। और उसके बाद जो है गोली लगी थी इधर कंधे पे, तो लेकिन अभी तक जो है उसका निशान अभी भी है उनके। और जो है उनके बाद जो है ये रुकी नहीं, उस चीज़ से हार नहीं मानी और आगे बढ़ती रही मलाला यूसुफजई जो है। और उसके बाद 2014 में आपको पता होगा कैलाश सत्यार्थी जो भारतीय थे और मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तानी है, इनको दोनों को नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था 2014 का, दोनों को दिया गया था। तो ये बात भी आपको कहीं ना कहीं याद होगी, 2014 का नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला इनको। और उन्हीं के नाम पर यूएन ने घोषित किया है कि जो 12 जुलाई है उसको मलाला दिवस, विश्व मलाला दिवस जो है बनाना चाहिए। तो ये मनाने की घोषणा की है यूएसए ने, ये आपको, ये यूनाइटेड नेशन ने, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये चीज़? तो ये तमाम बातें थी इनके बारे में। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 12 जुलाई यानी डी, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ जो है, मलाला यूसुफजई जो है वो बहुत से वुमेन्स के लिए, बहुत सी लड़कियों के लिए जो है एक अपने आप में एक उदाहरण है, एक अपने आप में मिसाल है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और एक चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि वुमेन जो है या फिर कोई भी इस जेंडर में है, फीमेल है, उनको अगर इंडिपेंडेंस चाहिए तो देयर मस्ट बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फर्स्ट। अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है तभी रियल इंडिपेंडेंस मिलेगी। तो इसलिए अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई करके और अच्छे से कोई नौकरी वोकरी लो ताकि अच्छे से जीवन कट सके, ठीक है। क्योंकि आज की भी यही सच्चाई है आज भी हमारे समाज की। और बहुत सारे क्षेत्र, आप जिस जगह रहते होगे क्या पता वहाँ ऐसा नहीं है, लेकिन आज भी कई ऐसे क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें हैं, ठीक है। एनीवे हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना को अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी की है? कौन सी कंपनी है जिसने किया है ये? तो ये पूछ रहा है कि अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर जो है ये भारत ने मंगवाए हैं, 22 अपाचे और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर। ये दो हेलीकॉप्टर जो है 22 जो है अपाचे और चिनूक जो है 15 हेलीकॉप्टर की डिलीवरी मिली है भारत को। कौन सी कंपनी के द्वारा दी गई है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिएगा दो कंपनीज के नाम आपको एटलीस्ट याद रखने चाहिए, एक तो बोइंग और दूसरी डसॉल्ट एविएशन। डसॉल्ट एविएशन जो है ये आपकी काफ़ी न्यूज़ में, डसॉल्ट एविएशन क्यों न्यूज़ में? फ्रांस की कंपनी है जिसने राफेल दिए थे, ठीक है। राफेल हम लोगों ने कहाँ से लिए हैं? डसॉल्ट एविएशन से। और बोइंग से क्या आया है? बोइंग से आया है हमारा अपाचे और चिनूक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बोइंग आपकी यूएसए की है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और डसॉल्ट एविएशन जहाँ से राफेल मिला है हम लोगों को, काफ़ी न्यूज़ में था राफेल पीछे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए किसने दिया है। तो ये डसॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा बनाया गया, फ्रांस में जो है, फ्रांस की कंपनी है, एविएशन कंपनी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनके दोनों के नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे, आने वाले टाइम में पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है? राफेल किसके द्वारा तैयार किया गया? एक क्वेश्चन। जो डसॉल्ट एविएशन कंपनी है वो कौन से देश की है? फ्रेंच की एविएशन कंपनी कौन सी है? डसॉल्ट एविएशन। तो कैसे भी तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अपाचे और चिनूक जो है ये बोइंग ने बनाया है और इंडिया ने इसका डिलीवरी अभी हाल ही में ली है, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें आप ध्यान रखना, यूएसए जो है उसमें एक घास का मैदान है। देखिएगा जो अमेरिका है उसके अंदर एक घास का मैदान है जिसका नाम है प्रेरी जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और वहाँ पर जो है जो लोकल विंड चलती है, लोकल विंड जो क्या होती है, जैसे इंडिया के अंदर लू चलती है, इंडिया के अंदर लू नहीं चलती एक्चुअल में, जो उत्तरी भाग है इंडिया का, उत्तर भारत है और उत्तर पश्चिमी भारत स्पेशली, वहाँ पर लू चलती है। हरियाणा, पंजाब, यूपी वाला एरिया हो गया, इसमें लू चलती है गर्मी के टाइम पे। ये पूरे साल नहीं चलती है,
और पूरे देश में नहीं चलती है। लोकल विंड है, किसी निर्धारित क्षेत्र में और निर्धारित समय में चलती है, ऐसी विंड्स को लोकल विंड कहा जाता है। तो उसी प्रकार से जो है वहां पर दो विंड्स है, एक ऊपर की तरफ से ऐसे आती है जिसका नाम है ब्लिजर्ड, और ब्लिजर्ड जो है यूएसए के अंदर ये ठंडी हवा है जो कि प्रेरी में जमा हुआ जो घास का मैदान है, ये प्रेरी का जो घास का मैदान है शीतोष्ण कटिबंधीय, इसमें बर्फ डाल के इसको पूरा का पूरा ये जम जाता है बर्फ से, क्योंकि ब्लिजर्ड जो है ठंडी हवाएं ऊपर की तरफ से ऐसे आती है। और फिर जो है इधर रॉकीज पर्वत है, इसके इधर जो है, और रॉकीज पर्वत से इस तरफ जो है चिनूक हवा आती है, जो कि चिनूक जो विंड है आपकी, दोनों ही लोकल है। ये वार्म है, ये कैसी है, गर्म हवा है, और वो ऊपर वाली ब्लिजर्ड कैसी थी, कोल्ड विंड, ठंडी हवा थी। तो ब्लिजर्ड ने इसको जमाया और चिनूक ने क्या कर देगी, गर्म हवा है तो इसको इस जो है बर्फ को पिघला देगी, और यहाँ पर जो है फिर से घास का मैदान प्रॉपर हो जाएगा। इसलिए चिनूक को जो है वो क्या कहा जाता है, स्नो ईटर भी कहा जाता है, हिम बक्सी कहा जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा ऐड कर लेना है, और चिनूक फिर अपने आप ही ध्यान में रह जाएगी। यूएसए के अंदर है ये प्रेरी घास का मैदान, लिंक हो गया ना, और उसके बाद चिनूक जो है घास का मैदान को जो है किस प्रकार से प्रभावित कर रही है ये भी देख लिया। और चिनूक कंपनी जो है, चिनूक जो आपका हेलीकॉप्टर जो है वो भी कहाँ से आया है, यूएसए की बोइंग कंपनी से आया है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बोइंग। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 17वीं लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ। 17वीं लोकसभा का पहला सत्र कब हुआ, यानी जो अब वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है वो 17वीं लोकसभा है भारत की। एक क्वेश्चन तो ये बनता है यहाँ से कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, कितवें नंबर की है, तो 17वीं लोकसभा है ये वर्तमान की भारत में। दूसरा पूछ रहा है कि उसका पहला सत्र जो है वो कब शुरू हुआ था, तो पहला सत्र शुरू हो गया था 17 जून 2019 को। ठीक है, पहला सत्र कब शुरू हो गया, 17 जून 2019 को शुरू हो गया। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है। उसके बाद इसमें से और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि 17वीं लोकसभा जो थी उसमें प्रोटेम स्पीकर कौन थे, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर कौन थे, प्रोटेम स्पीकर थे इसके अंदर वीरेंद्र सिंह। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर कौन थे, वीरेंद्र सिंह थे 17वीं लोकसभा के अंदर। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, जब सत्र शुरू होता है लोकसभा का तो पहले दिन जो एक टेम्परेरी तौर पर अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो होता है प्रोटेम स्पीकर, वो परमानेंट नहीं होता है। उसके बाद जो है परमानेंट अध्यक्ष बना दिया जाता है, लेकिन पहले दिन जो है फर्स्ट मीटिंग जो होती है उसमें एक टेम्परेरी जो है प्रेसिडेंट की तरह काम करता है, स्पीकर की तरह काम करता है, वो प्रोटेम कहलाता है। और वो थे वीरेंद्र सिंह इसके अंदर 17वीं लोकसभा के अंदर। लेकिन अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा के स्पीकर कौन है अगर पूछे तो कौन है, ओम बिरला। ओम बिरला जो है स्पीकर है लोकसभा के, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। वीरेंद्र सिंह प्रोटेम स्पीकर थे। प्रोटेम मैं फिर बता रहा हूँ, प्रोटेम क्या होता है, टेम्परेरी तौर पर जो लोकसभा का जब गठन होता है उसके बाद जो टेम्परेरीली एक बार एक अध्यक्ष बनाया जाता है, स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो होता है प्रोटेम स्पीकर। वो परमानेंट नहीं होता है, वो जब तक नया जो है आपका परमानेंट स्पीकर का गठन जो है नहीं चुनाव हो जाता है, नहीं चुन लिया जाता है, तब तक जो है वो संभालता है। ठीक है, यानी 1 या 2 मीटिंग्स को संभालता है। तो ये ध्यान रखना। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो गया, सी करेक्ट आंसर हो गया, 17 जून। इतना ही ध्यान रखना इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। देखिएगा, इसमें से क्वेश्चन जो है कई प्रकार से बन सकता है। एक तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ये क्या है, ये एक एनजीओ है। ट्रांसपेरेंसी जो है इंटरनेशनल, ये क्या है, एक एनजीओ है जो क्या जारी करती है, ये जारी करती है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक, अंग्रेजी भाषा में कहते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहा जाता है इसको। ठीक है, और ये जारी किया इसने 2019 का। उसमें भारत का कौन सा स्थान है ये बात पूछी है। ठीक है, तो पहली बात तो क्या है, कौन जारी करता है भ्रष्टाचार सूचकांक, ये बार बार आप लोगों ने देखा होगा कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो कौन सी संस्था जारी करती है, क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है। और कौन सी है वो, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो एक एनजीओ है, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये भी पूछा जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है बर्लिन, बर्लिन जर्मनी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है, बर्लिन जर्मनी के अंदर हेडक्वार्टर है। और
ये जो है जारी करती है सूचकांक को। इसमें 0 से 100 तक का स्कोर कार्ड देती है, ठीक है, 0 से 100 तक का स्कोर देती है। उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें से और क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि पहले नंबर पे कौन है, लास्ट नंबर पे कौन है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिएगा फर्स्ट नंबर पे कौन है, ये 180 देशों का सूचकांक जारी करती है। इसमें टोटल कंट्रीज कितने हैं, 180 देशों का, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो कितने देशों का, तो 180 देशों का। उसमें पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे है डेनमार्क, और कौन है डेनमार्क के साथ, न्यूजीलैंड, ठीक है। डेनमार्क और न्यूजीलैंड दोनों ही हैं, ठीक है, डेनमार्क और न्यूजीलैंड, ठीक है, ये दोनों है फर्स्ट स्थान पे। इसके अलावा जो इंडिया का अगर पूछे आपसे, तो इंडिया कौन से स्थान पे, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो इंडिया का नंबर कौन सा इसमें, इंडिया का नंबर है इस बार 80वां, 80th स्थान पे इंडिया है, ठीक है, इंडिया का स्थान है 80वां। इसके अलावा और क्या पूछ सकता है आपसे, आपसे और पूछ सकता है कि लास्ट जो है वो कौन है। तो लास्ट नंबर पे कौन है, लास्ट है आपका 180वां, कौन है, सोमालिया। सोमालिया जो है लास्ट स्थान पे। अब ये नंबरिंग जो स्कोर कितने के आधार पे, 0 से 100 जो है नंबर देता है, जिसको हाईएस्ट नंबर जो है उसका स्कोर अच्छा होगा, उसको जो है ज़्यादा नंबर मिलेंगे, उसका जो है आपका रैंकिंग डिसाइड होगी। तो 0 से 100 में जो है इन दोनों को मिला है 87, यानी 100 किसी को नहीं मिला है, जो पहले नंबर पे उसको भी 100 नहीं मिला, उसको कितना मिला है, 87 नंबर मिला इन दोनों को। इसके अलावा जो 80वें स्थान पे भारत है, इसको कितना है, भारत को 80वें स्थान पे है, 41 स्कोर है भारत का। भारत का स्कोर कितना है, 41 है आउट ऑफ 100। इसके अलावा सोमालिया को जो है नंबर मिले हुए 9 जो है सोमालिया को है, जो कि लास्ट कंट्री है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ ध्यान रखनी है। और भारत का 2018 के अंदर जो है भी स्कोर सेम था, लेकिन रैंक थी 78वीं। और इस बार जो है भारत में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, बल्कि डिग्रेड हो गए हम लोग 80वें स्थान पे चले गए हैं, 2 स्थान और पीछे चले गए हैं। तो ये बात देखने वाली है। तो फर्स्ट डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड पहले स्थान पर, लास्ट पे 180वां स्थान किसका है, सोमालिया का। ध्यान रखेंगे आप लोग, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। इसके अंदर अगर देखें हम लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसमें इसने पूछा था भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान पर, तो डेनमार्क भी है और न्यूजीलैंड भी है। तो बी एंड सी दोनों सही होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे पूछ रहा है तो डेनमार्क आपका डेफिनेटली जो है वो पहले नंबर पे आ रही है, तो वो आपको करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। लेकिन बी और सी जो है दोनों ही सही है, क्योंकि मैंने आपको पूरी बात बता दी है, मामला क्या है, क्लियर है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर, और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप लोगों ने देख लिया है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, हु वाज द चीफ गेस्ट, कौन था। 71वां स्वतंत्रता आपका गणतंत्र दिवस जो है कब मनाया गया, 2020 में 71st रिपब्लिकन डे था, और इंडिपेंडेंस डे मनाया गया जो इस बार, वो कौन से नंबर का था, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि इस बार का इंडिपेंडेंस डे कौन सा था। ऑप्शन मैं दे देता हूं, 70, 75, 74, 73, ठीक है। ये ऑप्शन है आपके सामने, आपको आंसर करना है इसका। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं फिर से। रिपब्लिक डे पूछ रहा है, गणतंत्र, और गणतंत्र भारत कब हुआ, 26 जनवरी 1950, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी की डेट का रहस्य जो है वो 1930 में छुपा हुआ है, ठीक है। 1930 का जो 26 जनवरी 1930 को भारत पहला स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहता था। 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन में दिसंबर में जो है इन लोगों ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि 26 जनवरी 1930 जो आएगा उसमें हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता ले लेंगे और पूर्ण स्वतंत्रता दिवस फर्स्ट मनाएंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें थी, बट वो सपना रह गया। अब देश अपना हो गया तो सपना भी अपना पूरा कर लेंगे। और इसी तर्ज पर जो 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से संविधान लागू हो गया था हमारा, और इसी दिन को हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। और इसके लिए जो है आपको क्या ध्यान रखना है कि जो 71वें थे उसके अंदर चीफ गेस्ट कौन थे, तो उसके अंदर चीफ गेस्ट कौन थे, उसके अंदर थे जेयर बोल्सोनारो। जेयर बोल्सोनारो जो है इसके अंदर चीफ गेस्ट थे। और जेयर बोल्सोनारो कौन से देश से है, जेयर बोल्सोनारो है ब्राजील के रहने वाले। ये कहाँ के हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति है, ये ब्राजील के प्रेसिडेंट है जेयर बोल्सोनारो। और ब्राजील की कैपिटल पूछे तो ब्रेसिलिया जो है, ब्रेसिलिया जो है ब्राजील की कैपिटल है। और ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है वो है जेयर बोल्सोनारो। और 71वें जो रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट थे, 71वें रिपब्लिक डे के ऊपर जो है एक खास बात और भी थी कि पहली बार
आप लोगों ने देखा होगा कि बाइक पे डेयर डेविल स्टंट करते हैं, वहां पर कुछ एक जवान जो है वो 2 बाइक पे 3 बाइक पे इस प्रकार से जो डेयर डेविल स्टंट्स होते हैं, उनके अंदर पहली बार सीआरपीएन की वुमेन विंग जो शामिल थी उसके अंदर, उसने भी डेयर डेविल स्टंट किया था 2020 के 71st रिपब्लिकन डे पे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो इसी के साथ जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैश्विक कूटनीति पर आयोजित होने वाला एशिया का महत्वपूर्ण कार्यक्रम रायसीना डायलॉग 2020 के आयोजन 14 से 16 जनवरी को कहां किया गया? तो पहली बात तो क्या आ रहा है? रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग 2020। रायसीना डायलॉग जो है ये भारत के अंदर होता है, न्यू दिल्ली के अंदर। और इसकी शुरुआत कब हुई थी ये आइडिया होना चाहिए। रायसीना डायलॉग जो है 2016 से शुरू हुआ था। इसका मुख्य जो उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो एशिया महाद्वीप है या एशिया के जो मुद्दे हैं एशियाई महाद्वीप के, उनको विश्व के सामने समक्ष लेके जाना और विश्व के साथ जो अच्छे संबंध स्थापित करना एशिया के द्वारा, ये जो है अच्छे संबंध सुधारना जो है एशिया के विश्व के साथ, ये मेन जो है इसका उद्देश्य है। इसके अलावा जो है ट्रेड हो गया और हो गया, इन चीज़ों को भी बढ़ावा देने के लिए जो है रायसीना डायलॉग न्यू दिल्ली के अंदर होती है। 2016 के अंदर शुरू हुई थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2016 में शुरू हुई है। आपकी रायसीना डायलॉग का नाम रायसीना डायलॉग क्यों पड़ा? तो जो हमारा विदेश मंत्रालय है, जो हमारा फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, विदेश मंत्रालय का जो मुख्यालय है वो है हमारा रायसीना हिल्स पर, रायसीना पहाड़ी पर है न्यू दिल्ली के अंदर। और इसीलिए जो है इसका नाम डाल दिया हम लोगों ने रायसीना डायलॉग। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो ये कौन कौन बनाता है इसको? तो रायसीना डायलॉग को कौन आयोजित करता है? इसको आयोजित कौन करता है? इसको आयोजित करता है एक तो आपका ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने कभी भी। तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है एक तो ये, प्लस जो है विदेश मंत्रालय, ये दोनों मिलकर बनाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन प्लस विदेश मंत्रालय दोनों मिलकर बनाने रायसीना डायलॉग 2016 से चल रही है और 2020 जो है इसमें बनाई गई है अभी 14 से 16 जनवरी को। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन को ध्यान में रखना है। क्लियर है? इसके अलावा जो है और कोई बात इसके अंदर ध्यान में आपको रखने वाली एक चीज जो है, इसकी थीम और ध्यान रखना है। थीम क्या थी इसकी थीम थी नेविगेशन द अल्फा सेंचुरी। इस बार की 2020 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी 2020 की नेविगेशन द अल्फा सेंचुरी। बस ये लास्ट में एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है, नेविगेशन द अल्फा सेंचुरी। क्लियर है? तो ये तमाम चीजें थी रायसीना डायलॉग के बारे में, ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे। ठीक है, इसके बाद जो है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किन देशों के मध्य एकीकृत चेक पोस्ट जोगबानी विराटनगर में उद्घाटन हुआ है? पहली तो क्या है एकीकृत चेक पोस्ट? अंग्रेजी भाषा में कहते हैं इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ये जो है दो कंट्रीज आपस में ट्रेड और पीपल मूवमेंट जो है इसको बढ़ावा देने के लिए, लोगों के आवागमन को और ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए जो है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाई जाती है। भारत के जो पड़ोसी देश है, चाहे वो नेपाल है, चाहे वो चाइना है, चाहे फिर वो बांग्लादेश है, चाहे वो फिर म्यांमार है, भूटान है, इन तमाम देशों के साथ हमारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनी हुई है। और नेपाल के साथ ये दूसरी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है भारत की, जो कि पहली जो है, इससे पहले भी 2018 में एक और बनी थी, बीरगंज और रक्सौल और बीरगंज के बीच में जो है पहली बनी थी। ये मैं बता देता हूँ, फर्स्ट जो है कब थी? 2018। किस किस के बीच में? रक्सौल और बीरगंज। ठीक है, इसके बीच में। इट इज नेपाल, ये नेपाल के अंदर है। और रक्सौल इन बिहार। बिहार कहाँ पर है? अमेरिका में है कि कनाडा में है, आपको पता ही है। तो इंडिया में आपका ये है, आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा जो है अगर बात करें अभी जो बनी है भारत और नेपाल के बीच में, वो कौन सी है? दूसरी, जोगबानी और विराटनगर। जोगबानी इज इन बिहार एंड विराटनगर इन नेपाल। ठीक है, ये नेपाल के अंदर है और जोगबानी जो है बिहार के अंदर है। दूसरी चेक पोस्ट तैयार हुई है ये। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में, तो ये क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जा सकता है किसी भी तरह से, तो आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें नेपाल के बारे में, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। नेपाल आजकल थोड़ा बिगड़ रहा है, चाइना का इन्फ्लुएंस है उस पर, तो इसलिए भारत से थोड़ा कट रहा है। लेकिन नेपाल जो है, अभी पीछे नेपाल ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उस टाइम से हमारा थोड़ा रिश्ता खराब चल रहा है। नेपाल जो है उसकी राजधानी काठमांडू,
काठमांडू राजधानी है इसकी। इसके अलावा प्रेसिडेंट कौन है? नेपाल का प्रेसिडेंट अभी विद्या देवी भंडारी, विद्या देवी भंडारी ये है नेपाल के प्रेसिडेंट। और नेपाल के चीफ मिनिस्टर की अगर बात करें, सीएम कौन है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली, केपी शर्मा ओली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, काठमांडू केपी शर्मा ओली और विद्या देवी भंडारी जो है वो प्रेसिडेंट है। तो ये तमाम चीज़ें आपको नेपाल के बारे में ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो है नेपाल के अंदर आपको पता है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, जो कि कहाँ पर है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये ध्यान रखना, सागरमाथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में। क्लियर? तो इसका आंसर कौन सा था सही? इसका आंसर आपका भारत और नेपाल, सी करेक्ट हो जाए। राइट, इसी के साथ आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त करते हैं। देखते रहिएगा, पिछली वीडियोस को भी देखते रहिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चीज़ को समझ जाइएगा, बी सीरियस। एग्जाम जल्दी जल्दी होने वाले हैं अभी, क्योंकि यूपीएससी ने भी एडमिट कार्ड निकाल दिए हैं आज नहीं, एक्चुअल में कल निकाल दिए हैं एडमिट कार्ड जो है यूपीएससी ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तमाम चीज़ों को ध्यान रखना है और पढ़ने में पूरा ध्यान लगा दो, अभी जल्दी जल्दी आपके एग्जाम्स होंगे। क्लियर है? तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।